कहते हैं बूढ़े किसी काम के नहीं होते, है ना। और जब देखा भी हम लोगों ने कई बार कि हम बूढ़ों को घर से निकाल देते हैं, माँ बाप को या फिर किसी रिश्तेदार को हम घर से निकाल देते हैं, और इन्हें हम संसाधन के रूप में यूज नहीं करते हैं। ये हमारे संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है, हीरे हैं हमारे लिए। ये आप मानो या ना मानो, आप इनकी कमी महसूस करते हो जब ये आपके साथ नहीं होते। बहुत बड़े हीरे हैं, इन्हें संभाल के रखिएगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कौन हमारे काम के नहीं होते? वो लोग जो आलसी हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ मुफ्त की खाना चाहते हैं, वो हमारे लिए काम के नहीं हैं। रियल में जो हमारे बच्चों की देखभाल है, जो हमारी पीढ़ी को अगला ज्ञान है, वो इन्हीं बुजुर्गों से मिलता है। और आप देखोगे जापान जैसे लोग, जर्मनी जैसे देश, सॉरी, जापान जैसे देश, जर्मनी जैसे देश इनकी देखभाल के लिए काफी खर्च करते हैं, है ना। तो संसाधन के रूप में लोग जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा स्वास्थ्य। जब हम जितने स्वस्थ होंगे, हम अपने देश के लिए, हम अपने घर के लिए उतने उपयोगी होंगे। ठीक है, तो ये जो स्वास्थ्य है वो अधिकतम करना है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, कोई भी फर्म या कोई भी व्यापारिक संस्था वो क्या चाहेगी? अधिकतम लाभ कमाना। तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए यह ध्यान रखिएगा, कोई भी फर्म वेलफेयर, कहते हैं ना, हम कर्म धर्म करने के लिए नहीं बैठे हैं। क्या करने के लिए नहीं बैठे हैं? हम धर्म करने के लिए नहीं बैठे हैं, धर्म करने के लिए फॉर्म नहीं बैठी है। उनको क्या चाहिए? अधिकतम करना है, लाभ को अधिकतम करना है, जितना लाभ हो वो उतना करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहां पे ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो कि खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। ऐसे व्यक्तियों को वो काम पे नहीं रखेगी जो खराब स्वास्थ्य है। उनको क्यों रखेगी? पता चला 15 दिन वो काम पे आ रहे हैं, 15 दिन घर पे बैठ रहे हैं, तो एक तो उनका शेड्यूल बिगड़ रहा है काम का। जैसे मान लो कि एक फॉर्म है, वहां पे कपड़े में बटन लगाने के लिए, शर्ट में बटन लगाने के लिए किसी व्यक्ति को रखा है। अब वो व्यक्ति क्या है? बीमार है, 15 दिन आ रहा है, 15 दिन नहीं आ रहा है, तो क्या उसका काम सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो वैसे लोगों को वो काम पे नहीं रखेगा। हमारी सरकार वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी सरकार है, तो वो इस तरीके की चीजों को करती है। अब इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए काम करना होता है कि स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा हो। और इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? फूड सिक्योरिटी चाहिए। अब फूड सिक्योरिटी किसे कहते हैं? खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं? तो खाद्य सुरक्षा के लिए 3 मानदंड है, ध्यान रखिएगा। खाद्य सुरक्षा के लिए 3 मानदंड है। पहला, पहुंच, रीच होनी चाहिए, कि खाद्यान्न जहां हो वहां तक रीच होनी चाहिए। पहला, जैसे पहाड़ में है वहां पे भी रीच होनी चाहिए। दूसरा क्या है? कि अफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल होना चाहिए। और तीसरा, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। रीच भी है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन पहुंच ही नहीं है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। जैसे मान लो एक दुकान है, उसने लिख रखा है दाल 10 रुपए किलो, दुकान बगल में ही है, कीमत भी बहुत कम है, पर है ही नहीं। तो इसमें क्या, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहुंच में भी होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, मतलब मूल्य उसका उचित होना चाहिए, और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये जब चीजें होंगी, और ये फूड सिक्योरिटी का मामला है। अब फूड सिक्योरिटी में एक चीज और जुड़ गया, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। न्यूट्रिशियस होना चाहिए, मतलब ऐसा भोजन नहीं जो हमारा पेट सिर्फ भर सके, ऐसा भोजन जो हमारे पोषक तत्वों को भी पूरा कर सके। तो स्वास्थ्य के लिए एक तो भोजन जरूरी है, दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भी होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भी होना चाहिए। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ, है ना, संगठन में योगदान नहीं दे पाएगा। इसका मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए
पहला तो पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय नीति लक्ष्य अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों विशेष ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच बेहतर बनाना पड़ेगा। तीन चीजें हैं, कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। यदि आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मेंस के आंसर राइटिंग में राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक तो स्वास्थ्य सेवाओं पर, परिवार कल्याण पर और पौष्टिक सेवा तक हमारी इनकी पहुंच बेहतर बनाना है। किसी भी व्यक्ति इन तीन चीजों पर पहुंच बेहतर बनाना है। और 5 दशकों में भारत सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारे पास जनसंख्या है वो तब काम की है जब वो स्वस्थ हो, अस्वस्थ जनसंख्या कोई काम की नहीं होती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा जो हमारी बढ़ गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2020 में 28 पर आ गई है। अशोधित जन्म दर जो है, जो वो क्या है, मृत्यु दर 6 पे आ गई है ना। तो ये बहुत वृद्धि हुई है, हमारे स्वास्थ्य में बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। तो जैसे जैसे हमारे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है, मातृ मृत्यु दर में कमी आती है, स्वस्थ शिशु का विकास होता है, स्किल सीख जाते हैं, एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या होता है, हमारे लिए एसेट बन जाता है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं बनता। क्या बन जाता है, वो शिशु हमारे लिए एसेट बन जाता है। ये आपको ये पता होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की जांच के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए बच्चे, ये आंगनवाड़ी का हो सकता है ना। अब यहाँ पे शिशु मृत्यु दर से, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पूछ देगा कभी कभी, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से, और मृत्यु दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या है। ठीक है, तो ये कुछ शिशु मृत्यु दर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस तरीके की चीजें यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा 2014 में और 2021 में 1,82,709 था, अब 1,94,349 है ना। उसके बाद आयुष आ गया है ना। उसके बाद पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, 63,000 के करीब पहुंच गए हैं, मतलब 64,000 के करीब। और अब नर्सिंग कर्मी जो है 35,14,000 के करीब पहुंच गए हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें स्वास्थ्य देखभाल में बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्यों, तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्यों, क्योंकि हमारे लिए एसेट बनता है। ठीक है, भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं अभी भी नहीं है। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। अब यहाँ पे देखिए केवल 4 राज्य, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये सदर्न एरिया, दक्षिण के राज्य हैं, है ना। और इनमें कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। इसका मतलब है साउथ के लोगों का स्वास्थ्य उत्तर, पश्चिम, पूर्व, है ना, मध्य, इनसे बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे मेडिकल कॉलेज है तो वहां पे डॉक्टर्स भी बहुत है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आता है बेरोजगारी। अब मान लो हमने स्किल तो बना लिया, ठीक है, स्किल तो बना लिया, बट रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहे। तो जब रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहे तो क्या आएगा, बेरोजगारी की समस्या आएगी। जैसे मान लो एक घर में, अब बेरोजगारी किसे कहते हैं तो पहले ये ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी की एक परिभाषा है, कोई व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक हो और उसमें क्षमता भी हो, वह रोजगार ढूंढ रहा हो और यदि उसे रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। विस्तृत और भी चर्चा करेंगे कई बार, है ना। तो जब क्या बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। जो प्रचलित रोजगार की दर है उसमें कोई काम करने के व्यक्ति इच्छुक हो और उसे रोजगार नहीं मिल रहा तो उसे बेरोजगारी कहेंगे। और इस तरीके से बेरोजगारी निकालने के कई तरीके हैं जो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, अब शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गति श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो रही है। ध्यान रखिएगा, श्रम में 15 वर्ष से ऊपर
और 60 वर्ष से नीचे 58 वर्ष के लगभग लोगों को रखा जाता है, ठीक है, काम करने योग्य में। ठीक है, तो इस तरीके से बेरोजगारी है। यहां पे देखिए, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। तो सकल और उसके भाई बहन इस वायु वर्ग में नहीं आते। ठीक है, तो यहां पे अब आगे देखिए, तो कई बार यहां पे ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है और कई तरीके की है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है ना, ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक मौसम आया धान की बुआई का, उस समय क्या सब लोग लग गए। ठीक है, धान की कटाई का आया, उस समय सब लोग लग गए। लेकिन जो बीच का गैप है उस समय क्या है, लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो बैठे हुए लोग हैं, काम करने के इच्छुक हैं, काम नहीं मिल रहा है, ये मौसमी बेरोजगार हैं। क्योंकि जैसे ही सीजन आएगा कटाई का, बुनाई का, इस तरीके का, वो अपने काम में लग जाएंगे। अब यहाँ पे एक और उदाहरण है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी फिर क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब जैसे एक खेत में 4 लोगों की आवश्यकता है, सिर्फ 4 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो 4 की जगह में 8 लोग चले गए। तो वो 8 लोग कोई मतलब का तो है नहीं, तो क्या किया, चलो ठीक है लगा लो। लोग कहते हैं ना कि इतने लोग तो चाहिए नहीं, अरे सर कुछ नहीं खाने को, चलो ठीक है लग जाओ। तो वो एक्चुअल में रोजगार नहीं है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। उनको कोई काम नहीं मिल रहा है तो वहां पे जाके लगे हुए हैं। कितने में, तो 300 रुपया मजदूरी है, 100 ही रुपया ले लेना, चलो ठीक है खाने को तुमको मिल गया। तो इस तरीके से ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। उसके बाद नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है, पढ़ लिख गए काम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, शिक्षित बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ पे तो खेती है नहीं, तो वहां पे शिक्षित बेरोजगारी है। ठीक है, तो इसलिए आप ये समझ गए होंगे। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जैसे काम 5 लोगों की आवश्यकता है, उनमें 8 लोग लगे होते हैं। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी ये है कि मैट्रिक स्नातक डिग्रीधारी अनेक असमर्थ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखते हैं। अब जब बेरोजगारी रहती है तो जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। अब जब काम नहीं मिलेगा तो हमारी जनशक्ति क्या हो रही, बेकार जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना, जवानी गंवा रहे हो तुम, है ना। तो जवानी गंवा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि योग्य तो हो पर तुम्हें रोजगार मिला ही नहीं है। तो रोजगार नहीं मिला है तो जवानी गंवा रहे हो, या बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी हो रही है। उससे क्या होती है, युवकों को निराशा, हताशा की भावना होती है। और यही चीजें किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर निगेटिव असर डालती है। क्या डालती है, निगेटिव असर डालती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोग आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। प्राथमिक क्षेत्र में यही होता है ना, खेत है उसमें सभी लोग जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरी परिवार की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। यहाँ पे ध्यान रखना कि कृषि में बहुत ज्यादा लोग निर्भर होते हैं, उनकी जनसंख्या मतलब बहुत लोगों को रोजगार देती है वो, क्योंकि एक तरीके से उसमें क्या होता है, जबरदस्ती के भी जुटे हुए हैं। हम अभी तक आधुनिक कृषि में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो अभी तक उसमें जुटे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखना है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि शहर की विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक गांव की कहानी है। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लाता था उससे सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते, इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करता था। इनमें से एक परिवार ने अपने बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। अब सभी लोग खा पी ले रहे थे, थोड़े पैसे बच रहे थे, तो इन्होंने इसमें एक परिवार ने क्या किया, अपने बेटे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भेज दिया। अब वो क्या करा, कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव लौटा। अब वो गांव जब लौटा तो वो क्या लौटेगा, ऐसे ही लौटेगा नहीं, वो टेक्नोलॉजी या स्किल लेके लौटेगा। अब वो जो गांव की खेती है, कृषि करने की तकनीक है, पूरी बदल देगा। और पूरी बदलने के बाद क्या होगा, उसे बाहर बेचेगा। क्या करेगा,
तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का नया काम शुरू, वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपने अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी, इससे अच्छा लाभ हुआ जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। अब क्या करेंगे कि इससे क्या हुआ कि सभी लोग इस दिशा में, अब ऐसा नहीं है कि सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भेजें, स्किल सिखाएंगे अपने बच्चों को, क्या करेंगे, स्किल सिखाएंगे। और इसी का देखो कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया, है ना। अब वो क्या करती है, गांव के कपड़े सिलने लगी, तो नए अच्छे ढंग से सिले हुए कपड़े पहनना चाहते थे, तो एक और नया मामला हुआ। इस तरीके से कई रोजगार सृजित होते जाते हैं धीरे धीरे, आपने देखा होगा अपने गांव में, इसे कोरिलेट कर पा रहे होंगे। और इस तरीके से क्या होता है कि ये पूरा जो है पूरा सिस्टम धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो जो लोग हैं हमारे पास वो संसाधन के रूप में है। संसाधन के रूप का मतलब ये है, संसाधन के रूप का मतलब ये है कि जो जनसंख्या है हमारी वो सिर्फ लायबिलिटी नहीं है, वो हमारे लिए असेट है, बशर्ते शर्त यही है कि उन्हें उचित तरीके से शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल विकास, ये सारी चीजें कराई जाए तो हमारे देश के लिए और हमारे गांव के लिए एक अमृत का काम करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और इस पार्ट को आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को क्या करना है, आप क्या समझते हैं ऐसे अभ्यास कर लीजिएगा। मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। यदि आप इनके आंसर करते जाते हैं साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि आप प्रैक्टिस करोगे। आप ये ध्यान रखना कि यहाँ के जो क्वेश्चन आंसर करोगे कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने दिमाग से करो, यहां से कॉपी पेस्ट करना शुरू करो, लिखो, पढ़ पढ़ के लिखो। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों से जब कोई सवाल पूछा जाता है तो हम लोग विद्वान बनने का प्रयास करते हैं, हम लोग बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। एक सबसे अच्छी टेक्निक है कॉपी पेस्ट करना, चोरी करना। चोरी किससे कर रहे हैं, खुद से। खुद से क्या कर रहे हैं कि यहां पे क्वेश्चन देखा, फिर से दोबारा गए ऊपर, तो इससे क्या होगा, रिपीटेशन होगा। बार बार जब रिपीटेशन होगा तो ये जो चैप्टर है वो आपके अंदर इतने अच्छे से समाहित हो जाएगा कि आपको कभी बिना देखे भी लिखना पड़े तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप करिए। ठीक है, इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण। अब यहां पे ध्यान रखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आता है। ठीक है, हर साल आता है। पिछले वर्ष का लेखा जोखा होता है, बजट इस साल के आगे का लेखा जोखा होता है। जैसे मान लीजिए 2025 में आया होगा तो 2025-26 का बजट होगा, और आर्थिक सर्वेक्षण क्या आया होगा, 2024-25 का। तो ये ध्यान रखिएगा 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण आपको देख लेना है ना। और ये यहाँ पे आपको कुछ नोट्स लग रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।